तो आप सभी साथियों को नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आज के मॉर्निंग सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी बड़े जोरों शोरों से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो प्रमोशन एग्जाम के लिए आने वाले हैं या उनके आने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और देखते हैं जरा कौन कौन साथी जुड़ चुके हैं। वाह, बहुत बढ़िया। केयर सिंह ठाकुर जी, महेश पाल जी, पीयूष जी, मक्खन सिंह जी, वाह बहुत बढ़िया। तो शिवा जी जुड़ गए हैं, धर्मराज जी, तो बहुत बढ़िया। सभी साथियों को बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। धर्मराज जी नमस्कार कर रहे हैं। तो आज भगवान को याद करते हुए जो असीम शक्तियां हैं उनमें कुछ हिस्सा हम लोग लेने की कोशिश करते हैं। सुबह जो है जब शुरुआत करते हैं, तो जब हम पंच तत्वों से मिलकर बने हैं तो इन सब का दिल से आभार भी जताना है। और काहे का पागलपन, काहे का घमंड, ये मानो एक दिन इन सभी में ही विलीन हो जाना है। तो हमें तो बहुत विनम्र भाव से, बहुत ही उत्सुकता के साथ, विनम्रता के साथ, समरसता के साथ चीज़ों को स्वीकार करते जाना है और इस धरती के लिए कुछ देने के योग्य बनना है। क्यों? क्योंकि हम तो पंच तत्वों से मिलकर बने हैं, तो इसीलिए इन सब का आभार जताना है। काहे का पागलपन, काहे का तनाव, काहे का घमंड मानो, एक दिन तो इसी में ही विलीन हो जाना है। और जब त्याग, तपस्या और इन सभी जो चीज़ों से ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा से हम समाज के लिए कुछ दे पाते हैं, तो उसी ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए हमें ये समय मिलता है, ये वक्त मिलता है और हम भगवान से शक्ति मानने की कोशिश करते हैं और अपने अंतर्मन के अंदर, खुद के अंदर जो है झांक कर हमारे अंदर कुछ शक्ति है तो उस शक्ति से कुछ उत्पादकता जो है समाज को देने की कोशिश करते हैं। यही हमारी पहचान है और इसी के लिए हमें काम करना चाहिए। तो जब आप ऐसे सत्कार्य के लिए काम करते हैं तो आप देखिएगा भगवान आपको ऊर्जा देती है। तो उसी कड़ी में जब हमें एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है बैंकिंग में लोगों की सेवा करने के लिए, तो हमारे अंदर भी कुछ शक्तियां होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उस शक्तियों का उपयोग हम समाज कल्याण के लिए करना चाहते हैं या उसके लिए हम लोग बने हैं। तो बहुत सारे साथी तो जुड़ चुके हैं। आज जो है कल आपने देखा होगा, है ना, कि कैसे सवाल आए थे। और ये सवाल जो आए थे, कई साथियों का जो अनुभव था कि सर सवाल तो ठीक थे, लेकिन सवाल के जो लेंथ है वो ज़्यादा था। सवाल और थोड़े से ट्विस्ट किए हुए सवाल थे, सीधे सीधे सवाल नहीं थे। अगर उनको पूछना था कि स्मॉल इंटरप्राइजेस का परिभाषा क्या है, तो उसको पूछने का तरीका अलग था। तो इसके पहले कि हम लोग जो हैं ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करें, कुछ साथियों ने और सवाल भेजा है हमको, तो उन सवालों को कर लेते हैं हम लोग जरा। क्योंकि कल कितने सवाल किए थे आरिफ जी? हम लोगों ने जो रिकॉल क्वेश्चन जो आर्यव्रत बैंक के थे उनके कितने सवाल कराए थे? लगभग कितने सवाल, कोई साथी बताएगा? 45 थे। 45 सवाल। तो 10 सवाल और कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, है ना? 10 सवाल। तो ये तो पार्ट वन ही है ना? एक सेकेंड, ये तो 10 सवाल फटाफट हम लोग यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, ताकि हमको एक पूरा पूरा आइडिया हो जाएगा कि वो कौन से और नए सवाल हैं जो हमें देखने की ज़रूरत है या तैयारी करने की ज़रूरत है। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड सवाल कर लेंगे।
ये भी वही पीपीटी है, एक सेकंड। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कौन बोल रहे हैं? मुकेश सिंह। हाँ मुकेश जी, क्या खबर है? बढ़िया सर, मस्त है, जबरदस्त है। ओके, आपका कुछ कुछ थोड़ा प्रोडक्ट वगैरह भेजते रहिए, अभी आप लोगों का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? हाँ सर। बैंक का सर जो, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग जी। शिवाजी हियर सर। हाँ शिवाजी, क्या हाल है? और फर्स्ट क्लास, आप कैसे हैं सर? एकदम जबरदस्त, जबरदस्त हैं। अभी हम लोग सवालों पे चर्चा करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, तो आप लोग के जी साथ सर। सवालों पे चर्चा करेंगे। बस मैंने वो पीपीटी जो है थोड़ा आपको स्क्रीन साझा कर रहा हूँ। कहाँ चला गया वो पीपीटी? देख रहा हूँ, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर कमिंग एग्जाम। हाँ ये आया। तो हम अभी हमारे साथियों ने 26 नवंबर 2022 को एक एग्जाम का सामना किया, और उस एग्जाम में जो है उनको रिकॉल क्वेश्चन जो है, रिकॉल क्वेश्चन आए थे। और इस रिकॉल क्वेश्चन में उस दिन हम लोग लगभग 40 से 42 सवाल हल किए थे। कुछ साथियों ने कल जो है सवाल और भेजे हैं, तो पहले उन सवालों पे चर्चा कर लेते हैं, जिससे कि हमको एक पूरा पूरा एग्जामिनेशन का, पूरा जो 60 क्वेश्चन का एग्जामिनेशन होता है क्लरिकल टू ऑफिसर्स के लिए, एक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। फिर किसी दिन स्किल 1 से 2, 2 से 3 की भी चर्चा करेंगे। तो एक सवाल जो आया था वो आया था, देखिए, SLR इज डिफाइंड इन व्हिच एक्ट, ये सवाल आया था। और ये भी एकदम पॉपुलर सीरीज का सवाल है, एक SLR और CRR। SLR और CRR दो ऐसे रिजर्व रेशियो हैं, रिजर्व रेट हैं, जो भारतीय रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक इंडिया का होने के नाते बैंकों को निर्देश देता है कि बैंकें जो बैंकिंग बिजनेस करते हैं, वो बैंकिंग बिजनेस जो करते हैं उनमें बैंकों से जो नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी जो होता है, उनका नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कुछ हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखा जाए। तो उसी के तहत दो रेशियो होते हैं, एक CRR होता है, कैश रिजर्व रेशियो, एक होता है स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो। तो SLR को कौन से एक्ट में डिफाइन किया गया है ये पूछा गया, और SLR का जो डेफिनेशन है अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में किया गया है। तो अंडर सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसकी व्याख्या की गई है, जिसके तहत जो है बैंकों को अपने डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का कितना परसेंट रखना पड़ता है? अभी 18% जो है वो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में या तो गोल्ड सिक्योरिटी के रूप में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रखना होता है। कहने का तात्पर्य है, बैंकें जो हैं, बैंकों का काम है पब्लिक से डिपॉजिट स्वीकार करना और उसी डिपॉजिट को लोन के रूप में पब्लिक को देना। तो इस पूरी प्रक्रिया में जो भी डिपॉजिट स्वीकार करता है बैंक, उसका जो कुछ हिस्सा है पहले रिजर्व बैंक में रखेगा, जो मैंडेटरी है, उसको बोलते हैं SLR। और स्ट्रेटजी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है कि इसमें जो किस फॉर्म में रखेगा, कैश के रूप में रख सकते हैं, गोल्ड के रूप में रख सकते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में रख सकते हैं, आपके डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी का 18% अभी मैंडेटरी है। और SLR के लिए कोई मिनिमम फ्लोर नहीं है, मैक्सिमम फ्लोर 40% है। तो ये आपका SLR के बारे में पूछा गया। और इसी में पूछा जाता है प्राय CRR के बारे में। तो CRR जो होता है अंडर सेक्शन 42 आप RBI एक्ट 1934 है। चलिए, तो भी देखो दोनों सेक्शन कैसे है, कंफ्यूजिंग कर देता है, एक 42 है, एक 24 है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, सवाल ये पूछा गया है कि इफ चेक प्रेजेंटेड फॉर कलेक्शन हैव बीन क्रेडिटेड इन द कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट अकाउंट बिफोर कलेक्शन and the checks are not clear, then the interest is to be charged at applied rate plus how many percentage extra। इसमें पूछा गया है
अगर कोई सीसी या ओवरड्राफ्ट का जो बोरोवर है आपको चेक कलेक्शन के लिए देता है और वो चेक जो जमा करता है वो बिफोर कलेक्शन जमा कर दिया जाता है, जैसे 15,000 तक के चेक है आपको तत्काल क्रेडिट करते हैं, और चूंकि कैश क्रेडिट का कस्टमर है तो आपका अच्छा कस्टमर होगा तो आप तत्काल जमा कर दिए। जमा करने के बाद देखते हैं कि वो चेक जो है कलेक्ट नहीं हुआ, वापस आ गया, बाउंस होके वापस आ गया, तो जो जमा किए हैं उसमें कितना ब्याज लगेगा, जो इंटरेस्ट लगा है सीसीओडी का प्लस जो है उसके अलावा कितना लगेगा, तो वो लगेगा 2% एक्स्ट्रा, उससे 2% एक्स्ट्रा ये चार्ज लगेगा। तो ये सवाल पूछा गया था, ये दूसरा सवाल था। अगला सवाल जो है ये जो चेक कलेक्शन वाले में मैंने जो एनआई एक्ट में ये भी मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर कैश क्रेडिट में ऐसा होता है तो 2% एक्स्ट्रा लगेगा। अब बात करते हैं, एक सवाल ये आया था, देखिए ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। If a customer comes to bank and requests to open an account with his relative with mandate that till he will live, he can operate the account. After the death of him, the amount can be given to the survivor. Then this type of mandate is called which mandate? है ना, विजय रजक जी नमस्ते कर रहे हैं, तो जवाब भी लिखिए जरा इस सवाल का। सवाल क्या पूछा गया है, एक ग्राहक बैंक में आता है और आपसे अनुरोध करता है, निवेदन करता है कि महोदय मेरा खाता जो है जॉइंट खाता खोलना चाहता हूँ मेरे रिलेटिव के साथ, लेकिन कंडीशन ये है कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं ही ऑपरेट करूँगा, मेरे जिंदा रहते तक जो रिलेटिव है ऑपरेट नहीं कर पाएगा, मेरे मरने के बाद ही वो ऑपरेट कर पाएगा या पैसा ले पाएगा। इस तरह के मैंडेट को कौन सा मैंडेट कहा जाता है? तो इस तरह के मैंडेट को कहा जाता है फॉर्मर एंड सर्वाइवर। टिल फॉर्मर विल अलाइव, farmer will operate the account. After the death of farmer, the amount is to be paid to the survivor and close the account. जब तक पहला वाला जिंदा है तब तक पहला वाला खाते को ऑपरेट करेगा, और जो पहला वाला की मृत्यु के बाद जो उत्तरजीवी है उसी को ही पैसा दे दिया जाएगा। तो ये इसको बोलते हैं फॉर्मर एंड सर्वाइवर। तो ये भी पॉपुलर सीरीज का सवाल है। देखिए जॉइंट अकाउंट से ये दो सवाल जो IBPS के डिक्शनरी में चला गया है, एक तो ये फॉर्मर एंड सर्वाइवर, और पिछले चाहे 20-21 हो, 21-22 हो, 22-23 हो, ये तीनों साल ये सवाल आ रहे हैं। कौन सा? एक फार्मर एंड सर्वाइवर का और एक आइदर एंड सर्वाइवर के केस में अगर ए और बी जॉइंट अकाउंट ऑपरेट करते हैं, आइदर सर्वाइवर है, सी नॉमिनी है, फिक्स डिपॉजिट का केस है, ए की मृत्यु हो जाती है, तो अमाउंट जो है किसको मिलेगा? अमाउंट मिलेगा जो बी को मिलेगा आफ्टर मैच्योरिटी। तो आफ्टर मैच्योरिटी वाला सवाल पूछता है। तो ये दो सवाल जो है आपके प्रमोशन एग्जाम में भी आने की संभावना है। अच्छा, एक साथी ने बताया कि ये सवाल आया था, इन री केवाईसी व्हाट इज द री, मतलब इस तरह का सवाल आया था। सवाल सीधे सीधे नहीं आया था, मतलब पूछा गया था री केवाईसी में री क्या है, और ऑप्शन दिया था। तो उसमें दोबारा केवाईसी जमा करना, दोबारा जो है ड्यू डिलिजेंस करना, ये इस तरह का था। तो उसमें दोबारा केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स को जो है सबमिट करना होता है और अपडेट करना होता है। ये री केवाईसी का मैं री का मतलब पूछा गया था। तो बैंक में आस्क फॉर री केवाईसी एट स्पेसिफिक इंटरवल टू कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ द बैंक अपडेटेड। बैंक जो है जो खातेदार हैं उनके डॉक्यूमेंट्स को उनके इंटरवल में दोबारा जो है रिकॉर्ड्स मंगा सकते हैं, केवाईसी दस्तावेज मंगा सकते हैं और अपने बैंक में अपडेट करने के लिए। तो इनमें इसी के लिए बैंक जो है हर 6 माही स्तर पर रिस्क क्लासिफिकेशन करते हैं, और रिस्क क्लासिफिकेशन वर्ग के आधार पर ग्राहकों को रिस्क के श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं कि हाई रिस्क में कौन कस्टमर है, लो रिस्क में और जो है मीडियम रिस्क में। और उसी आधार पर जो है अगर लो रिस्क का कस्टमर है तो 10 साल के अंतराल में, अगर मीडियम रिस्क का कस्टमर है तो 8 साल के अंतराल में, और लो रिस्क का कस्टमर है तो 2 साल के अंतराल में उनको जो है केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए उनसे कहा जाता है। और इन दस्तावेजों के सबमिट न होने पर उनमें जो है खाते में लेन देन में रोक लगा दी जाती है। पहले 3 महीने का नोटिस देके 2 बार के नोटिस देके डेबिट फ्रीज किया जाता है,
फिर अगला 2 बार के नोटिस 3-3 महीना का देके क्रेडिट फ्रीज किया जाता है और फिर डेबिट क्रेडिट फ्रीज हो जाता है। अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिए, ये सवाल पूछा गया है ये, व्हाट इज द बेस्ट सुटेबल डिजिटल पासवर्ड विच इज क्लासिफाइड एज ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, है ना। ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए पूछा गया है कि कौन सा जो कितना डिजिट होता है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का। तो 2 पासवर्ड आपके स्क्रीन पर है। हाँ जी, ये पासवर्ड के लिए पूछा गया कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कितने डिजिट का होता है। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड तो 8 डिजिट का होता है और ये 8 डिजिट का पासवर्ड है। देखिए नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये पासवर्ड जो है स्ट्रॉन्ग पासवर्ड नहीं है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है ये नीचे वाला जो दिया है, ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है। तो पासवर्ड के लिए जो सवाल पूछा गया था कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कितने डिजिट का होगा, वो 8 डिजिट का होगा। तो अगर 8 डिजिट में लिखे होंगे तो वो सही हो जाएगा। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इस एक्सपेक्टेड टू जो रहता है उसमें जो प्रिफर्ड रहता है वो 8 रहता है। उसका जो एक बेंच मार्क जो है 8 डिजिट का होता है। अगला सवाल ये पूछा गया है, ये इंटरनल सवाल है कि जो मेडिक्लेम जो है, मेडिक्लेम इज टू बी सबमिटेड टू द एचआर डिपार्टमेंट आफ्टर डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। कितने दिनों में मेडिक्लेम जो है सबमिट किया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया। अगर कोई एम्प्लॉय जो है उनकी तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो वो मेडिक्लेम जो किया जाता है वो कितने दिन में किया जाता है, ये पूछा गया था। डेज वाइज पूछा था। तो ये आपके अलग अलग बैंक के आपके एचआर पॉलिसी के आधार पर आप इसको देखेंगे। लेकिन अगर कोई मेडिक्लेम है, ये आर्यव्रत बैंक का है, तो 30 डेज टू 90 डेज के अंदर जो है ये आपको सबमिट करना होगा। ये साथियों ने बताया क्योंकि मेरे पास इसका आपका पॉलिसी नहीं था एचआर का, जिससे कि मैं ये क्रॉस वेरीफाई कर पाऊँ। आप अपने अपने बैंक का देख लीजिएगा कि अगर जो हॉस्पिटलाइज हुआ कोई डिजीज के तौर पर, वहाँ से जो है वापस आया, तो ये मेडिक्लेम जो है कितने दिन में सबमिट करना होता है। जैसे विजय रचक ने बोला है कि 3 महीने में करना है, तो वही आप अपने अपने बैंक का देख लीजिएगा। यहाँ पे 30 दिन से अंदर 90 डेज, मतलब ये भी लगभग 3 महीने का है। अब बात करते हैं अगला सवाल। अगला सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर देखिए, ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट सवाल है। व्हाट इज द विजिट फ्रीक्वेंसी ऑफ आरबीआई ऑफिशियल्स टू द करेंसी चेस्ट। करेंसी चेस्ट में आरबीआई के ऑफिसर जो हैं उनको विजिट कितने समय में फ्रीक्वेंसी है, कितने समय में विजिट करते हैं, ये सवाल पूछा गया था। तो काफी अच्छे सवाल पूछे गए थे कल के एग्जामिनेशन में। तो करेंसी चेस्ट में जो आरबीआई ऑफिसर के विजिट के लिए जो है पॉलिसी काफी अपडेट हुआ है पिछले साल से। दरअसल अगर 3 साल पहले की चर्चा करें तो करेंसी चेस्ट में जब भी आरबीआई का ऑफिसर 2 साल में एक बार विजिट करते थे, 2 साल में एक बार विजिट करते थे। और साल भर में जो है आपके जो टॉप मैनेजमेंट है, जोनल ऑफिस या जो एचओ हैं वो विजिट करते थे। लेकिन अभी जो है परिवर्तन ये कर दिया गया है कि आरबीआई ऑफिसर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 ईयर हो गया। करेंसी चेस्ट में आरबीआई ऑफिसर्स की जो फ्रीक्वेंसी है 1 ईयर हो गया। प्लस जो आपका इंटरनल जो चेकिंग होगा वो बाई मंथली हो गया। मतलब बैंक का जैसे करेंसी चेस्ट आपके बैंक ने ओपन किया है, तो बैंक बैंक के जो आपके रीजनल ऑफिसर्स हैं वो बाई मंथली विजिट करेंगे। मतलब 2 महीने में एक बार विजिट करेंगे और उसको चेक करेंगे, पार्शियल चेकिंग करी जाएगी। और फिर उसके बाद 6 महीने में 6 महीने में वो विजिट करेंगे, रीजनल मैनेजर भी विजिट करेंगे 6 मंथली। और आपके जो इंटरनल ऑडिट इंस्पेक्शन होगा वो भी 6 मंथली होगा। और आरबीआई जो में विजिट द करेंसी चेस्ट विद इन 1 ईयर। तो ये इस तरह का है। तो बाई मंथली विजिट करेंगे आपके ब्रांच बैंक के जो ऑफिसर हैं। रीजनल मैनेजर 6 मंथली विजिट करेंगे। आपके इंटरनल ऑडिटर इंस्पेक्शन के लिए 6 मंथली जाएंगे, जो सारे नोट्स वगैरह चेक करेंगे। और आरबीआई की फ्रीक्वेंसी है 1 ईयर। तो ये जो है आपका करेंसी चेस्ट के विजिट से रिलेटेड है। अगला सवाल है आपके, ये सवाल थोड़ा नया टाइप का सवाल आया, एसडीएन के बारे में पूछा गया कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसडीएन।
एसडीएन का फुल फॉर्म जो है वो होता है स्पेशली डिजाइंड नेशनल है, स्पेशली डिजाइन नेशनल है। ये क्या हुआ है कि आपका जो भी स्पेशली डिजाइन केवाईसी एमएल के तहत कुछ लोग ऐसे हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी में शामिल होते हैं या कोई ऐसे देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों को जो आइडेंटिफाई किया जाता है और उनकी लिस्ट जारी होती है स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल, और उनके जो एसेट्स हैं उनको ब्लॉक किया जाता है और यूएस जो लोग हैं उनको जो है उनसे लेन देन करने से मना किया जाता है। तो इसकी लिस्ट जो जारी होती है ये केवाईसी एमएल के तहत इसकी व्याख्या की गई है और ये लिस्ट जारी करता है OFAC जारी करता है, ऑफिस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सेंटर के द्वारा जारी किया जाता है स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल। तो ऐसे लोग जिनके एक्टिविटीज चाहे स्मगलिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी इसमें रहता है, तो इनके एसेट्स को ब्लॉक किया जाता है, इनकी संपत्तियों को फ्रीज किया जाता है। तो ऐसे लोगों की लिस्ट जारी होती है, उस लिस्ट में जो जारी होती है वो उनको बोलते हैं स्पेशली डेजिग्नेटेड नेशनल। अगला सवाल आया था कि री केवाईसी इज टू बी सबमिटेड बाय हाई रिस्क कस्टमर वंस इन हाउ मेनी ईयर। तो जैसा कि रिस्क मैनेजमेंट से 2 सवाल आया था, एक री केवाईसी का मतलब पूछा था और ये पूछ दिया कि हाई रिस्क का कस्टमर है तो री केवाईसी जो है कितने दिनों में जमा होगा। तो री केवाईसी इज टू बी सबमिटेड फॉर द हाई रिस्क कस्टमर वंस इन 2 ईयर्स। 2 साल में जो है, कितने साल में जमा होना चाहिए? 2 साल में जमा होना चाहिए। यहाँ उत्तर लिखना भूल गया तो आप लोग लिख लीजिएगा कि जो री केवाईसी होगा हाई रिस्क के कस्टमर में वो 2 साल में जमा करना होगा। और हाई रिस्क में जो कस्टमर हैं वो कौन आते हैं? हाँ जी, हाई रिस्क के कस्टमर जो होते हैं जैसे पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं, ये हाई रिस्क में आते हैं। गोल्ड ज्वेलरी बुलियंस में जो डीलिंग करते हैं वो हाई रिस्क में आते हैं। जो ट्रस्ट के अकाउंट्स होते हैं वो हाई रिस्क में आते हैं। जो सोसाइटी के अकाउंट्स होते हैं वो हाई रिस्क में आते हैं। क्लब के अकाउंट हाई रिस्क में आते हैं। तो ये हाई रिस्क के कस्टमर के जो अथॉराइज्ड सिग्नेटरी हैं उनके केवाईसी जो है हम लोग 2-2 साल में लेते हैं। तो फाइनेंशियल जो रिस्क है उसको मिटिगेट करने के लिए इनसे केवाईसी मांगा जाता है, क्योंकि हाई रिस्क के कस्टमर उनके पास पैसा ज़्यादा रहता है ना। ये राजू नारायण के पास पैसा ज़्यादा हो जाएगा तो लंदन ब्रिज के पास एक घर ले लेगा, है ना, फिर और कहीं ले लेगा, पटना में ले लेगा, कहीं पर भी कहीं पर। तो इसलिए हम इनसे मांगते रहते हैं ताकि अगर ये फाइनेंशियल कुछ इरेगुलेटरीज करते हैं या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनको पकड़ेंगे कैसे? हैं राजू नारायण, क्यों ऐसा करते होंगे, क्या कारण है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सही कह रहा हूँ ना? पैसा जैसे हो जाएगा तो मन करेगा अपन लंदन में, ये राजू फोन करेगा सर मैं लंदन में घर ले रहा हूँ, फोन नहीं करेगा। कहाँ रहना होगा सर? पहले आपसे सजेशन ले लूंगा सर, उसके बाद। तो मतलब मैं उदाहरण ऐसा दिया आपको, मतलब भगवान करे उतना पैसा हो जाए ईमानदारी से, तो वो भी बात है। और दूसरा क्या है कि हाई रिस्क के लिए उसके पीछे का मकसद यही है, क्योंकि हाई रिस्क कस्टमर जो है उनके पास पैसा बहुत आता है तो जगह चेंज करते हैं, उनका इन्हांस ड्यू डिलिजेंस करना होता है, हमें इन्हांस ड्यू डिलिजेंस करना होता है, इसी वजह से हमको ये करना होता है। चलिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर लेते हैं कि ये पूछा गया इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स फ्री फॉर द फॉलोइंग अकाउंट्स। जो इंटरेस्ट आता है इनमें वो टैक्स फ्री कौन से में होता है ये पूछा गया। तो ये एनआरई के लिए पूछा गया था। एक साथी ने पूरा सवाल तो कंप्लीट नहीं किया है ना। तो इसमें उससे पूछा था कि टैक्स से रिलेटेड या टैक्स फ्री किस में है ये पूछा गया था। तो टैक्स फ्री जो होता है वो बोथ में आता है। ये देखिए हमारे दीपू जी ने बोला कि सर जहाँ बोथ है वही सही होगा। तो एनआरओ ये एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, ये तीनों अकाउंट ऐसे हैं जो एनआरई ओपन करेंगे।
एनआरई जो नॉन रेसिडेंशियल इंडियन है उनको ऑपरेट खाते खोलने के लिए ये एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर होता है। और नॉन रेसिडेंट इंडियन कौन है? एक ऐसा नेशनल्स हमारा जो पिछले 182 दिन से ज़्यादा विदेश में रहा हो पिछले साल, उसको एनआरआई कहते हैं, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन कहते हैं, नॉन रेसिडेंट इंडियन कहते हैं। तो वो एनआरआई जो है वो ये खाते ओपन कर सकता है, एनआरओ, एनआरई, एफसीएनआर, बोथ एनआरई एंड एफसीएनआर। तो एनआरओ क्या होता है? एनआरओ में जो है इंडिया का भी कुछ इनकम जो है इसमें इंक्लूड होता है। तो जब इंडिया का इनकम इंक्लूड है तो इनकम टैक्स पे करेगा, तो इसीलिए इसमें इनकम टैक्स पे होता है। एनआरई इसमें पूरा पूरा फॉरेन क्रेडिट ही जमा होता है, इसीलिए इसमें इनकम टैक्स नहीं लगता। और एफसीएनआर भी इसमें पूरा पूरा फॉरेन क्रेडिट होता है, इसीलिए इसमें जो है इंटरेस्ट नहीं लगता है। तो आंसर होगा बोथ एनआरई एंड एफसीएनआर बी। तो इंटरेस्ट इनकम इज टैक्स फ्री फॉर द फॉलोइंग अकाउंट, बोथ एनआरई एंड एफसीएनआर बी। और अगला एक सवाल साथी ने बताया कि एचयूएफ से रिलेटेड कोई सवाल पूछा गया था, लेकिन सवाल क्या था उन्होंने नहीं बताया, तो मैंने भी जिक्र नहीं किया। लेकिन उन्होंने बोला सर एचयूएफ से रिलेटेड कोई सवाल पूछा। मैंने कहा कर्ता वर्ता के बारे में कुछ पूछा क्या? नहीं, लेकिन वो ठीक से बता नहीं पाए। तो अगर कोई साथी जुड़े हैं उस बैंक से तो फिर जरा बताएंगे। और वैसे भी एग्जामिनेशन हो गया तो शायद ही जुड़े हों, क्योंकि सभी लोग इंटरव्यू की तैयारी में लग गए हैं, है ना राजू नयन जी? होता है ना कि देखो अभी आर्यव्रत बैंक के शायद ही कोई साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी अभी सर एग्जाम। उसमें उस दिन सर जो डिस्कस कर रहे थे ना सर, आर्यावर्त के साथी हमारे, तो उसमें से उन्होंने एक साथी ने बताया था सर कि एचयूएफ में ये क्वेश्चन आया था कि महिला क्या उसमें मेंबर हो सकती है, ऐसा करके ये आया था। आपसे पूछे भी थे सर वो लोग। पूछे थे क्या? आपसे पूछे थे सर, मुझे याद है। तो मेंबर तो हो सकते हैं, बट सवाल जरा क्लियरिटी नहीं है एचयूएफ से। और मैं कौन, राकेश जी पूछ रहे थे उसको, एचयूएफ। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बोलिए ना। एचयूएफ में जो एंटिटी होती है उसमें महिला के बारे में पूछा गया था, तो महिला तो मेंबर हो सकता है, लेकिन कर्ता के बारे में पूछा गया था क्या? ये सवाल क्लियर नहीं हुआ है। जिस दिन क्लियर होगा मैं उसको आपको क्लियरिटी दे दूंगा एचयूएफ के बारे में। और पहले बहुत ज़्यादा एचयूएफ के बारे में सवाल पूछते थे, लेकिन अभी प्रमोशन एग्जाम में एचयूएफ के बारे में कम सवाल पूछे जाते हैं। तो अनडिवाइडेड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में तो उसको क्लियरिटी कर लेंगे, इसीलिए इसको मैंने छोड़ दिया है। चलिए, तो ये 10 सवाल थे। अगर मोटा मोटी देखेंगे तो टोटल कितने सवाल हो गए राजू नयन जी? लगभग 5 एक सवाल और बचे होंगे, मतलब अगर क्लरिकल टू ऑफिसर की बात करें तो, है ना? 5 या 6 सवाल बचे होंगे। और ये जो 5 या 6 सवाल हैं वो इंटरनल से जुड़े हुए सवाल हैं जो रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। मतलब लोन से जुड़े हुए सवाल होंगे, या 55 सवाल हो गए, तो 5 से 6 सवाल जो और बचे होंगे वो उनके इंटरनल हैं। प्रवेश जी, ये काफी सवाल इन्होंने भी गुड याद करके दिया। प्रवेश जी, और क्या 5 सवाल हो सकते हैं? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले कैसा गया आपका एग्जामिनेशन, बताएंगे? एग्जामिनेशन सर अच्छा गया। जो हम्म, 5 सवाल सर मैंने जो 10 आपको कल बताए थे सवाल, उसमें जो 2 सवाल हैं वो मुझे और ध्यान आए अभी। अच्छा, जो बहुत सर बढ़िया, बताइए। सीपीए वाला क्वेश्चन था ना, हाँ हाँ तो वो सर 1 नवंबर 2022 का जो हमारा सर्कुलर आया था, हाँ। उसमें जो आपने सर पॉलिसी फॉर ग्रीवेंसेस हम्म, रिडर्सल वाला बोला था, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज वाला, तो ये इंटरनल ओम्बुड्समैन था इसमें, इन अच्छा 1 मंथ 30 डेज। जी, आपने बोला था तो मैंने लिखा था। अब हमने सर्कुलर देखा तो उसमें बाकायदा सब लिखा है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ स्टेज। अच्छा, जी, 1 नवंबर के सर्कुलर से आया था सर। बहुत बढ़िया। 1 नवंबर का सर्कुलर से बताइए, वहां से सवाल आ रहा है। जी, 1 नवंबर 2022 का। मतलब बहुत तैयारी और जो करके आता है। एक 1 नवंबर 2022 के सर्कुलर से सर यही सीपीए वाला भी क्वेश्चन आया था। हाँ, क्या था वो? ये सीपीए वाला सर था हम्म, जो क्या जो सवाल था? क्रेडिट प्रोसेस ऑडिट में सीपीए होगा, हम्म, मतलब कितने लाख तक? 10 लाख, 10 10 लाख। लाख
हाँ जी 10 लाख था उसका। अरे वाह, हाँ सही बात है। कल के भी में भी कोई बता रहा था, सवाल थोड़ा ठीक से नहीं जी बता जी पाया। जी सर, 1 नवंबर हमने कल सर्कुलर देखा तो उसमें दिख रहा है पूरा, हाँ, 2 क्वेश्चन उसमें से मिले हुए हैं मैं भी। कोई भी एक्सपोजर 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा हो तो उसको जी क्रेडिट जी जी प्रोसेस जो ऑडिट से गुजरना होता है। मतलब हुआ ये कि वो लोन सैंक्शन हुआ लेकिन डिसबर्समेंट से पहले ऑडिट करना है, कि पैसा देने से पहले ऑडिट करना है, उसको बोलते हैं जी क्रेडिट जी जी। प्रोसेस ऑडिट। तो बढ़िया, 2 सवाल तो ये 2 सवाल हो गया। और इंटरनल से कौन सा सवाल और आया था प्रवेश जी, जो साथी बता नहीं पा रहे हैं, इंटरनल जो आपके सर्कुलर से जुड़ा हुआ? क्योंकि मैं यहाँ पर तो हमने काफी 50 से ऊपर के सवाल हल कर लिए हम लोग आपके। सर इंटरनल से सवाल तो आए बट थोड़े लेंथी थे, इस टाइम वो ध्यान नहीं आ पा रहे हैं। अच्छा। और किस टाइप के थे सवाल? एक तो सर ये जो ऑफिसर स्केल सेकंड का जो जिसके पास बाइक नहीं होती है तो उसे कितना पेमेंट मिलता है? 600-700 रुपए। और उसका अभी नया जो चेंज हुआ है वो 600 रुपए है। अच्छा। तो जी तो उस टाइप का आया था। और एक वो आपको मैंने हॉस्पिटल वाला बोला था, हम्म। हॉस्पिटल में अगर कोई स्टाफ एडमिट है और हॉस्पिटल से छुट्टी होने के बाद उसे कितने दिन में डॉक्यूमेंट्स अपने आरओ लेवल पे भेजना है? ओके, तो जी 30 से 15 से 90 दिनों का 15 से था उसका। हम्म। जी हाँ 15 से 30, 30 से 90 इस तरह दिए थे सर। ओके। अच्छा, अगर प्रवेश जी ये बात देखें कि हिंदी लैंग्वेज के बारे में जरा बताइए, ये तो बैंकिंग के लगभग हो गया, हिंदी में कैसे कैसे सवाल आए? अरे सर हिंदी में तो एक अनसीन पेजेस था, बहुत बड़ा था वो। मतलब एक पेज पे आ नहीं रहता, ऊपर नीचे अप डाउन करके देखना पड़ता, लगभग 3-4 पेज का था वो। और अच्छा, हाँ और उससे और कितने सर सवाल थे अनसिन केसेस से? अनसीन पेजेस से थे लगभग 10 से 12 सवाल थे। अरे बाप रे, मतलब 3 पेज 10 का से 12। अनसिन केसेस था, उससे 12 सवाल हाँ थे। हाँ लगभग 12 क्वेश्चन होंगे सर। मतलब उसको अच्छे से पढ़ो, अच्छे से पढ़ के उसी में से फिर समझ के उत्तर हाँ दो। जी 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 जी, उसी में से करना होगा। ओके। और जो टाइम सीक्वेंस टाइम वाले थे टेकिंग हो सर, गया सर, पूरा टाइम लिया जा रहा हो। हाँ, मतलब पूरा आपको टाइम फंसा सर। दिया, वो जाल में फंसा देगा टाइम में, है ना? अच्छा, वो किससे जुड़ा हुआ, धर्म से जुड़ा हुआ था, समाज से, कि अभी राजनीति से, किससे जुड़ा हुआ था अनसिन पे से? जी सर इसमें धार्मिक, उसमें शिक्षक और स्टूडेंट वगैरह इसमें ऐसा कुछ दिया था। हम्म। समाज की उन्नति कैसे हो, शिक्षा का विकास कैसे हो, इस तरह से था क्वेश्चन। ओके। अच्छा, जी 10-12 क्वेश्चन वो हो गए। और हाँ। बाकी 30 और सर क्वेश्चन सीक्वेंस में थे जो ABCDEF करके दे जा रहे थे, उन्हें अच्छा। सीक्वेंस में करना है क्वेश्चन। इस हम्म। तरह से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन थे। ओके। और सर समानार्थी शब्द थे। हम्म। और लोकोक्ति, मुहावरा। लोकोक्ति मुहावरा तो सर हमें एक ही दिखा, केवल जेब ढीली करना, जेब ढीली करना। बस बस। क्या क्या और ऑप्शन? इसके अलावा वही सर थे, उसमें खर्च करना, हम्म। कंजूसी ना करना, इस तरह से कुछ ऑप्शन थे। अच्छा। हम्म। जी जी। और मतलब ये तो काफी कठिन फिर आया था हिंदी आपका फिर, है ना? और हिंदी तो कठिन था सर। एक सर समानार्थी था घ्रस्ट, घ्रस्ट करके, घ्रस्ट का समानार्थी, पता नहीं हम्म। क्या पूछ रहा था। बताइए, ऐसा क्लिष्ट भाषा का इस्तेमाल किया गया था, है ना? मतलब कोई सिंपल वर्ड नहीं था जो हम लोग समझ लें उसमें। अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी। ओके। चलिए, लेकिन आपने अच्छा सामना किया सवालों का। अब जो भी सवाल आए थे उनको स्वीकार करिए, और प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं आप, ऐसा भरोसा करिए। और जो भी लेकिन सर सवाल एक क्वेश्चन, सर एक हम्म, क्वेश्चन और आया था, अगर कोई साथी आर्यावर्त से जुड़ा हो, मेरे दिमाग में थोड़ा आ रहा है। लोन क्लोज होने के बाद जो सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कितने दिन में रिटर्न किए जाते हैं? इस टाइप का एक क्वेश्चन था। 15 दिनों के अंदर। हाँ वो तो हमें सर पता था, तो वो तो मैंने तो टिक कर दिया, लेकिन ये इसी टाइप का था क्वेश्चन एक। अच्छा, तो जी देखिए, जी। ये तो हो गया फिर, काफी सवाल याद हो गए आपको तो। मैं लोन डॉक्यूमेंट, याद। लोन क्लोज होने के 15 दिनों के अंदर उनके डॉक्यूमेंट्स जो है रिटर्न कर दिए जाते हैं।
और अगर रिटर्न नहीं करेंगे तो कंपनसेशन देना पड़ता है हमको। जी जी जी। तो काफी सवाल आपको याद आ गए है ना, बहुत बढ़िया। तो अब और सर ये जो कल क्लास हुई थी तो उसमें तो वो क्वेश्चन तो याद आ ही रहे थे हमें, लेकिन उसके अतिरिक्त जब कल थोड़ा और ध्यान दिया तो ये क्वेश्चन भी हमें ध्यान, वो आपसे शेयर किए सर, मैंने ठीक बात है। लिख भी लिए थे। ओके, तो अभी अगर हम देखेंगे कि जो भी सवाल अभी हमने डिस्कस किए उसमें अगर देखेंगे तो इंटरनल के सवाल तो बहुत ही कम है, 10 से अंदर ही होंगे। फिर मतलब 60 जी सवाल में हाँ। से 50 सवाल तो बैंकिंग से जुड़ा हुआ सवाल है, और इंटरनल के तो 10 ही सवाल दिख रहे हैं। मतलब मान लीजिए 5-6 सवाल हम भूल रहे हैं, अभी नहीं याद आ रहा है, और 5-6 जी सवाल, 10 से 11 सवाल इंटरनल के हैं, बाकी 45 से 50 सवाल तो पूरे पूरे बैंकिंग के सवाल हैं, जो मूलभूत बैंकिंग के हैं और थोड़ा मॉडर्न बैंकिंग से जुड़े हुए सवाल हैं, है ना। तो जी सर बिल्कुल। ये 0 to 1 के लिए, बाकी स्किल 1 से 2 में इंटरनल के सवाल आए हैं, जब उनका हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम बात कर लेंगे। अभी 0 to 1 के लगभग सारे सवाल हो गए हैं। और अभी आपको क्या करना है प्रवेश जी, आपको इंटरव्यू की तैयारी करनी है। तो जी इंटरव्यू की सर। तैयारी में इसलिए करनी चाहिए क्योंकि कंपटीशन आपके यहाँ बहुत ज़्यादा हाई है। हाँ वैकेंसी कंपटीशन से सर है वैकेंसीज बहुत हैं है। कम, 50 वैकेंसी है और 800 लोग हैं। बताइए 12 समझ लो कितने लोगों को काटना है, 16 लोगों को आपको जो है पार करना है, इतना कंपटीशन है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरव्यू के भी मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करनी होगी। आपके कला कौशल्य से, भगवान से प्रार्थना करके और सामर्थ्य शक्ति इकट्ठा करके इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों का सही जो है उत्तर देना होगा। तो उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। तो भले ही 50 सीटें हो, लेकिन आपकी नज़र एक सीट पर होनी चाहिए, ये एक सीट मेरे को चाहिए। फिर उस एक सीट के लिए जो योग्यता है उसको हासिल करने में लग जाइए। इंटरव्यू के लिए हम लोग थोड़े से आपके लिए और अच्छे से मेहनत कर देंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इंटरव्यू के वीडियोस और पीडीएफ्स वगैरह देख लीजिए, और जो पिछले इंटरव्यू हमारे एस्पिरेंट्स साथियों ने दिया है उनको जो है सुन लीजिए। तो अभी हम लोग जो है 1 मिनट का ब्रेक ले लेंगे, फिर उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पे जो है हम लोग सवाल करेंगे। तो 1 मिनट हमारे सर साथ बने रहेगा। हाँ जी, हाँ राजू नैन जी पूछिए। सर आज के स्लाइड में सर जो दूसरे नंबर का क्वेश्चन है ना सर, थोड़ा सा उसको डिस्कस कर दिया है सर, वो थोड़ा बाईपास हो रहा है। दूसरे नंबर का क्वेश्चन ये है कि अगर चेक प्रेजेंट हुआ और सीसीओडी में, और उसको आप तत्काल क्रेडिट दे दिए चेक क्लियरिंग से पहले, और वो चेक बाउंस हो गया, तो उस कंडीशन में जो सीसीओडी का जो इंटरेस्ट होता है ना, उसके अलावा 2% का एक्स्ट्रा हम लोग उनसे पेनल्टी लेते हैं। अगर सेविंग अकाउंट में प्रेजेंट हुआ और हम लोग क्रेडिट दे दिए, उस केस में क्या होगा सर? सेविंग अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो जो सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट अप्लाइड होता है 2.9%, 3% प्लस 2% एक्स्ट्रा ले लीजिए, ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ पर से जो सीसीओडी के केस में सवाल पूछा गया था कि अप्लाइड इंटरेस्ट से कितना परसेंट एक्स्ट्रा है, तो 2% एक्स्ट्रा होगा। चलिए, तो अभी 1 मिनट जरा बने रहिए, मैं दूसरा जो स्क्रीन साझा करता हूँ, फिर आपसे चर्चा करेंगे, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पर हम लोग चर्चा करेंगे।